नमस्ते। आप सबों का हमारी चैनल पर स्वागत है। आज आपके सामने जो टॉपिक है वो है जियोपॉलिटिक्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। एक ऐसा एक ऐसा खनिज पदार्थ या आप कह सकते हैं कि ऐसे मिनरल्स जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन वार का एक कारण ये भी माना जाता है बिकॉज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो यूक्रेन के पास काफ़ी मात्रा में है। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि यूएस ट्रम्प ने जो ग्रीनलैंड को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई, ग्रीनलैंड को के ऊपर अपना डोमिनेंस वर्चस्व जमाना चाहता है, उसमें भी एक जो कारण है कि ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिनरल्स का खजाना काफ़ी वहाँ पे लार्ज अमाउंट में वहाँ पे मिनरल्स छिपे हुए हैं। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर अगर आप देखें तो 1992 में चाइना के प्रीमियर ने कहा था कि इफ वेस्ट एशिया हैज़ ऑयल देन चाइना हैज़ रेयर अर्थ। इतने विजनरी कि उनको पता था कि आने वाले समय में रेयर अर्थ ऐसा एक जियोपॉलिटिक्स इसके ऊपर होगा कि इसके ऊपर वर्चस्व जो भी रखेगा, जिसका भी डोमिनेंस इसके ऊपर होगा वो दुनिया को रूल करेगा। और आज के डेट में इस रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर चाइना का डोमिनेंस है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेयर अर्थ होते क्या है, जब ये प्रचुर मात्रा में होते हैं, इनका जो अबंडेंस में है अवेलेबल, फिर भी इनको हम रेयर क्यों कहते हैं, इसका यूसेज क्या क्या है, क्यों आज बिना रेयर अर्थ के कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी जो आज हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो पॉसिबल नहीं है बिना रेयर अर्थ के यूसेज के द्वारा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि चाइना का कैसे डोमिनेंस है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिजर्व और प्रोसेसिंग, दोनों में ही चाइना डोमिनेट करता है, सप्लाई चेन नेटवर्क को कंट्रोल करता है आज के डेट में चाइना। और इस चाइनीज डोमिनेंस का उसने कैसे वेपन की तरह इस्तेमाल किया है टू गेट गुड डील्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज, और ग्लोबल वर्ल्ड का क्या रिस्पॉन्स है इस चाइनीज डोमिनेंस को लेकर। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इंडिया की रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके क्या स्ट्रेटजी है, आने वाले समय में इंडिया ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, भविष्य में हम कैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को आत्मनिर्भर भारत के साथ उसको जोड़ के खुद ही अपना प्रोडक्शन करें, खुद ही हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं, एटलीस्ट इन डिफेंस एंड ईवी, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बात हो रही है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो एक एक करके समझते हैं, जानते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके क्यों इतनी जियोपॉलिटिक्स जो है ये काफ़ी सीरियस टर्न लिया 2025 में। तो समझते हैं, एक एक बात को समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर आप बात करें तो जो पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में 57 एटॉमिक नंबर 57 टू 71, 57 से 71 में जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, टेबल इसमें जो एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग लैंथेनॉइड्स कहते हैं, और लैंथेनॉइड्स इन्हीं को हम कहते हैं कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये तो 15 है, प्लस स्कैंडियम और वाइट्रियम, प्लस स्कैंडियम एंड वाइट्रियम। इस ये 15 प्लस 2 टोटल हो गए 17 एलिमेंट्स। ये जो 17 एलिमेंट्स है इसको हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था कि 15 लैंथेनाइड्स हैं और स्कैंडियम और वाइट्रियम, इस पूरे ग्रुप को 17 जो एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये रेयर हम कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया शुरुआत में कि दिस इज अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल होता है, ये अर्थ जो क्रस्ट होता है उसमें अवेलेबल है, और काफ़ी अबंडेंस है इसका, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। बट इसको रेयर कहने के पीछे जो कारण है कि ये जहाँ भी पाए जाते हैं लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं, अर्थ क्रस्ट में इसको पाया जाता है। इंडिया में भी अगर आप देखें तो इसके मोनाजाइट सैंड्स में काफ़ी लार्ज मात्रा में इसके रेयर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन इन सब की प्रॉपर्टीज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक दूसरे को सेपरेट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसको इसकी जो प्रोसेसिंग है, इसको प्रोसेस करके रेयर अर्थ को रिफाइन करके उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी इन्वायरमेंट पॉल्यूटिंग वो है। उसकी माइनिंग से लेके उसकी प्रोसेसिंग जो है बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन
करने वाला है, काफ़ी लेबर ओरिएंटेड है, काफ़ी टेक्नोलॉजी इसमें चाहिए, उसमें काफ़ी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी चाहिए। इसकी वजह से बहुत अबंडेंट मात्रा में होने की वजह के बाद भी इसे हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसका हम देख लेते हैं कि इसके यूसेज क्या क्या हैं। इसके यूसेज की अगर हम बात करें तो आज के डेट में जो अगर आप तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देख रहे हैं तो वो है आपका ग्रीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी चीजें यूज हो रही हैं हम आज के डेट में जो कर रहे हैं, और तीसरा डिफेंस। इस तीन सेक्टर में इसके मेजर यूसेज हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जैसे स्मार्टफोन्स, फाइबर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इन सब में डिफेंस। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखें स्मार्टफोन से लेके, पहले हम लोग इसी की बात करें, स्मार्टफोन्स हैं आपके, सेमीकंडक्टर्स, फाइबर ऑप्टिक्स, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ईवी के जो मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, इसके मोटर्स, विंड टर्बाइंस, इन सब में रेयर अर्थ से बना जो मैग्नेट होता है उसका इस्तेमाल होता है। सोलर पैनल्स जो अगर हम लोग देखते हैं, जिससे सोलर की एनर्जी को हम लोग हार्नेस करते हैं, उसमें भी आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। डिफेंस की अगर हम बात करें तो डिफेंस में जो भी आजकल जो लेटेस्ट, जो हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मिसाइल गाइडेड सिस्टम्स की बात करते हैं, जेट इंजिन्स की बात करते हैं, अंडर वाटर सोनार की बात करते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स की हम बात करते हैं, इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट से बना हुआ मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जिस कम्युनिकेशन से हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी जगहों पे रेयर अर्थ से बना हुआ जो मैग्नेट है उसका इस्तेमाल होता है। रेयर अर्थ के द्वारा जो मैग्नेट बनता है, क्योंकि इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टीज है, इसकी यूनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है इन सारे एलिमेंट्स में, और इससे बहुत ही पावरफुल मैग्नेट बनाया जाता है। और इसमें डीमैग्नेटाइजेशन आप कह सकते हैं कि ये डिग्रेड नहीं करता है, लॉन्ग टर्म तक इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो बरकरार रहती है। तो इसको हम लोग मिनिएचर साइज में भी माउल्ड कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे, तभी आप स्मार्टफोन्स में इसका इस्तेमाल होता है। जितने भी सेंसर्स आप जानते हैं, जितने भी सेंसर्स, सब में मैग्नेट लगे हुए हैं। अगर आप कार की बात करें तो पावर स्टीयरिंग से लेके जो आप विंडोज़ को, इलेक्ट्रॉनिक विंडोज़ हैं, इन सब में, ईवी में तो खास करके अगर आप देखेंगे तो उसके भी, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, उसमें खास करके मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। जेट इंजिन्स, जो फाइटर जेट्स हैं, उसमें जेट इंजन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है। अगर आज के डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हम बात करें, मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात करें, उसमें इसका बहुत ही बड़ा रोल है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो यूसेज है, बिकॉज ऑफ जो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, यूनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हीट रेजिस्टेंट है एंड फॉस्फोरेसेंट क्वालिटीज इसके अंतर्गत है। तो इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं वाइटामिन्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हमने बात की कि इस तीनों जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, अब ये आपके पास जो स्लाइड है, यहां से आपको पता चलेगा कि चाइना कैसे डोमिनेट करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। टॉप 5 रिजर्व्स की बात करें, ये जो आपके टॉप 5 रिजर्व्स हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका चाइना, 44 मिलियन टन्स का रिजर्व इसके पास है। सेकंड पे अगर आप देखें तो वियतनाम, ऑलमोस्ट उसके हाफ, 22 मिलियन टन्स। ब्राजील नेक्स्ट इन द लाइन, 21 मिलियन टन्स। उसके बाद रशिया है, 10 मिलियन टन्स ऑफ रिजर्व। फिफ्थ पोजीशन पे इंडिया है, फिफ्थ पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व इंडिया में भी बहुत है। फिफ्थ रैंक पे आता है, 6.9 मिलियन टन है, लेकिन वो अगर चाइना से आप कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट 16% ऑफ चाइनीज रिजर्व। लेकिन इंडिया का जो रिजर्व है, आप देखेंगे कि करंट जो सप्लायर्स हैं उसमें इंडिया कहीं नहीं आता है, टॉप 5 में नहीं आता है। तभी मैंने बताया क्यों इसे हम रेयर कहते हैं, क्योंकि इसका जो टेक्नोलॉजी है, इसकी जो प्रोसेसिंग टेक्निक है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, उसमें काफ़ी सोफिस्टिकेशन चाहिए जो इंडिया ने डेवलप अभी तक नहीं किया है। हमारे पास जो
जो रिजर्व हैं उसको हमने, अगर आप ग्लोबल सप्लाई में बात करें तो ओनली फिफ्थ पोजीशन पे है, लेकिन सिर्फ 1% हमारा ग्लोबल सप्लाई में कंट्रीब्यूशन है। फिफ्थ लार्जेस्ट हमारे पास रिजर्व है, और ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 7 to 8% रिजर्व ऑफ ग्लोबल ग्लोबल जो रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो इंडिया में है, लेकिन ओनली 1% कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल सप्लाई चेन। टॉप 5 में आप देखिए कि करंट सप्लायर्स, यहाँ तो आप देखिए कि 60% के आसपास, 70% के आसपास रिजर्व है जो चाइना के पास है, लेकिन अगर आप सप्लाई की बात करें, प्रोसेसिंग की बात करें, तो 90% जो आज के डेट में प्रोसेसिंग होती है, 90% ऑफ जो प्रोसेस्ड जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है जिससे मैग्नेट बनाया जाता है, हाई पावरफुल मैग्नेट्स, वो चाइना बनाता है। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है, उसके बाद यूएसए है, थर्ड पे म्यांमार है। म्यांमार में भी वहाँ पे मिलिट्री जनता का शासन है, उसमें जो भी एक जो एरिया है जहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं वो चाइना के ही सपोर्ट से माइनिंग होती है और प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट इन द लाइन इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक के पास दोनों ही चीज़ें हैं, इसके पास माइनिंग की कैपेबिलिटी है, उसके पास रेयर अर्थ के रिजर्व्स हैं, भंडार हैं, और उसने माइनिंग कैपेबिलिटी भी है, माइनिंग भी टेक्नोलॉजी है जिससे वो रेयर अर्थ को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। फिफ्थ पे थाईलैंड है। तो ये आपका रिजर्व और प्रोसेसिंग दोनों में ही आप देख सकते हैं कि चाइना डोमिनेट करता है दोनों तरफ। अब आप देखिए कि चाइना जो इसने मोनोपोली, चाइनीज मोनोपोली आप कह सकते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स और उससे बने हुए मैग्नेट्स जो हैं, हाई पावरफुल जो मैग्नेट्स हैं, हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, आरईज, एक है हेवी आरईज एंड एक है आपका लाइट आरई। ये जो है इसमें चाइना का डोमिनेंस है। चाइना यानी हेवी है, यानी उससे ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट्स बनते हैं, ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट्स हैं, उस ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट का इस्तेमाल आप डिफेंस कैपेबिलिटी, आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं, आप विंड टरबाइन में उसको आप यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं हम। तो लाइट सिर्फ अगर आपके पास है तो उससे आपका काम नहीं चलेगा, हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी आपके पास रिजर्व में होने चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास जो है वो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स का रिजर्व ज़्यादा है, हेवी का कम है। तो हमारी रिलायंस भी जो आप देखेंगे कि चाइना के ऊपर है, डिपेंडेंस हम चाइना पे है। तो अगर आप देखें कि नेचर ऑफ डोमिनेंस कैसा है, तो प्रोडक्शन हेजेमोनी उसने क्रिएट किया है। 90% ऑफ द सप्लाई चेन में जो इंडिया की जो डिपेंडेंस है वो चाइना पे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके, उसके मैग्नेट को लेके चाइना पे 90% डिपेंडेंस है। डाउनस्ट्रीम कंट्रोल, यानी अगर आप सप्लाई में देखेंगे, एक तो सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग में आप देखिए कि उसका काफ़ी दबदबा है। साथ ही साथ अगर सप्लाई चेन की अगर आप बात करें, ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ मैग्नेट्स, तो उसको भी वो कंट्रोल करता है। टेक्नोलॉजिकल फोर्ट्रेस, यानी टेक्नोलॉजी में भी उसके पास, उसने महारत हासिल कर लिया है, टेक्नोलॉजी भी उसके पास ज़बरदस्त है, और इसकी वजह से चाइना पूरी तरह से डोमिनेट करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मार्केट को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके ऊपर इसका जो कैसे उसने इस रिसोर्स को, इसकी हेजेमनी को उसने वेपन की तरह इस्तेमाल किया है। उसने इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया है, बार्गेनिंग टूल इन इंटरनेशनल रिलेशन, जिसके वजह से वो अलग अलग कंट्रीज के साथ बार्गेन कर पाता है और अपने पक्ष में फैसले को लाने में वो सक्षम है, बिकॉज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स को उसने रिसोर्स वेपनाइजेशन किया है उसने। तो अगर आप देखें तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक तो एक एग्जाम्पल है कि 2010 के आसपास में जापान से उसकी राइवलरी हुई, चाइनीज शिप और जापान के शिप जो है आपस में टकरा गए। अब उस टकराने की वजह से क्या हुआ कि जापान ने जो शिप पे जो लोग बैठे थे चाइनीज, उसको कैप्चर कर लिया, उसको छोड़ने से मना कर दिया। अब इस इंसिडेंट्स के बाद क्या होता है, इस इंसिडेंट्स के बाद चाइना क्या करता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगा देता है जापान के ऊपर। और जापान जो पूरी तरह से आश्रित था, पूरी तरह से डिपेंडेंट था इस चाइनीज रेयर अर्थ से बने मैग्नेट का, उसकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप पड़ जाती है। तो ये एक ऐसा इंसिडेंस होता है जो पूरे दुनिया
2010 सेंकाकू इंसिडेंट आप कह सकते हैं इसको, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो 2010 सेंकाकू आइलैंड इंसिडेंट्स 2010। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जापान की जो टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है। अब इस समय दुनिया ने देखा कि कैसे रिसोर्स को वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे आप किसी कंट्री के इकोनॉमी को पूरी तरह से ठप कर सकते हो, इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है। ये दुनिया को पूरी तरह से चौकन्ना कर दिया। उसके बाद दुनिया पूरी तरह से कोशिश में लग गई कि कैसे इस चाइनीज डोमिनेंस को कंट्रोल किया जाए, कैसे इस चाइनीज डोमिनेंस से हम निकलें। 2025 में भी आपने देखा होगा टेक वार, जो चाइना रेस्ट्रिक्टेड हेवी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया, और उसकी जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है उसके भी एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। जब यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाया तो उससे वो बाहर निकलने के लिए उसने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सप्लाई को पूरी तरह से कंट्रोल किया और उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से यूएस को भी झुकना पड़ा। इंडिया में भी एक चैलेंज हो गया था कि सारे जो ऑटो के मोबाइल के जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने मिनिस्ट्री से मिले और उनके पास मात्र 10 मंथ की सप्लाई बची, 10 मंथ के ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैग्नेट्स अवेलेबल थे, और उसके बाद सबने हाथ खड़े कर दिए। ग्रेजुअली चाइना ने इसको रिलैक्स किया तो फिर से नॉर्मलाइजेशन हुआ, चीज़ें नॉर्मल हुई। लेकिन एक दुनिया को ये डर आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से वेपन की तरह इस्तेमाल करेगा, इस तरह से टूल की तरह वो इस्तेमाल करेगा, जिससे पूरी तरह से पैरालाइज कर सकता है वो किसी भी देश की इंडस्ट्री को। इंडिया 90% रेयर अर्थ एलिमेंट से बने हुए मैग्नेट के ऊपर चाइना पे डिपेंडेंट है। अगर आज चाइना डिसाइड करता है कि इंडिया से सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दे तो हमारे पूरे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो जाए। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे रिसोर्स को एज ए वेपन की तरह इस्तेमाल किया चाइना ने। अब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि रेस फॉर आरई इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ फॉर मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड एंड यूक्रेन्स मिनरल रिच डॉनबास रीजन। डॉनबास रीजन है जो मिनरल रिच है, उसको लेके जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि रेयर अर्थिंग रिस्पॉन्सिबल है। उसने एक सर्टिफिकेशन, मैंने कहा कि इसका जो डिफेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है और आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी सिविलियन यूज भी हो सकता है। तो डिफेंस को उसने टारगेट किया, और डिफेंस का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो है यूएस। यूएस के जो फाइटर जेट्स हैं, जेट इंजिन्स हैं, वो इसी से बनते हैं, इसी का इस्तेमाल होता है उसमें, उसके मैन्युफैक्चरिंग में, उसके प्रोडक्शन में। तो उसने डिफेंस को टारगेट किया, खास करके उसको यूएस को टारगेट करना था कि आप ड्यूअल यूज, आप इसका सिविलियन यूज करोगे या डिफेंस में यूज करोगे। सर्टिफिकेशन की मांग की, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए, जिसकी वजह से ये जो तरीके हैं, एक तो एक्सपोर्ट के ऊपर कर्व किया अप्रैल और अक्टूबर 2025 में, टारगेटिंग डिफेंस को उसने टारगेट किया। इसको उसने ट्रेड नेगोशिएशन में लेवरेज की तरह इस्तेमाल किया कि यूएस से हमें ज़्यादा बेहतर ट्रेड डील मिल जाए। इसको उसने वेपन की तरह इस्तेमाल किया, जैसे टैरिफ को यूएस यूज कर रहे हैं एज ए लेवरेज, उसी तरह से चाइना ने ट्रेड नेगोशिएशन के लिए लेवरेज के रूप में रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया। अब आप देखिए कि इस चाइनीज डोमिनेंस के अगेंस्ट ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है, दुनिया इसे किस तरह से चाइनीज डोमिनेंस को टैकल करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। तो आप देखिए कि 3 4 5 कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें आप देखिए कि पैक्स सिलिका इनिशिएटिव एक इम्पॉर्टेंट जो रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं कि कैसे दुनिया ने पैक्स सिलिका एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। यूएस लेड ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है, जिसमें एक स्ट्रेटजिक क्लब बनाया गया है जापान, साउथ कोरिया और यूके को। जापान, साउथ कोरिया एंड यूके, जापान प्लस साउथ कोरिया प्लस यूके अलॉन्ग विथ यूएस। यूएस लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है, जिसमें ये 4 कंट्रीज मिलके काउंटर कर रहे हैं चाइनीज डोमिनेंस को। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योर सिलिकन एंड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन आउटसाइड चाइनीज इन्फ्लुएंस, ऐसा कुछ क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। सेकंड, आप देखेंगे कि इसी जनवरी में आया है आपका द सिक्योर एक्ट यूएसए, जनवरी 2026। इसमें काफी सारे पैसे इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। यूएस इसमें काफ़ी पैसा लगाने, $2.5 बिलियन स्ट्रेटजिक रेजिलियंस रिजर्व बनाने की बात हो रही है, जिसमें
डोमेस्टिक इकोनॉमी को चाइनीज एक्सपोर्ट के शौक से बचाने के लिए काम होगा। और एक रिसर्च में भी इन्वेस्ट कर रहा है यूएस, जिसमें रेयर अर्थ के अलावा बाकी अलग तरीके से कैसे हम उस तरह के मैग्नेट को बना सकते हैं जो आज के मॉडर्न इंडस्ट्री का वाइटमिन है। जापान ने जो यूज एंटी कोएर्सन सील्ड, एक आपने ट्रेड बाजुका का नाम रिसेंटली कुछ दिनों में सुना होगा कि ईयू ने एक जैसा टैरिफ वाला जो मामला है, उसी तरह से एक इकोनॉमिक वेपन के रूप में ईयू के पास एक हथियार है जिसको वो लोग बोलते हैं एंटी कोएर्सन इंस्ट्रूमेंट। और इसका इस्तेमाल जो है बहुत रेयर केसेस में होगा, लाइक जैसे आप न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसका आप लास्ट हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे, या कोई भी जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हथियार है उसको आप लास्ट रिसॉर्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से यूरोपियन यूनियन ने एक डिवाइस बनाया है, एक वेपन बनाया है, इकोनॉमिक वेपन। इसमें टैरिफ ही नहीं, वो जो सामने वाला अगर आपको जबरदस्ती आपके साथ कर रहा है, ट्रेड नेगोशिएशन में आपके ऊपर डोमिनेंस शो कर रहा है, कोएर्सन कर रहा है, जबरदस्ती आपसे कुछ लेना चाहता है, फेवरेबल पॉलिसी आपसे लेना चाहता है, और आपको थ्रेटन कर रहा है कि आपके यहाँ मैं मिनरल सप्लाई रोक दूंगा, उनके लिए ये जो लास्ट रिसोर्ट उन्होंने ट्रेड बाजुका के रूप में रखा है कि अगर हमारे ऊपर, जैसा यूएस ने जब ईयू के बीच में अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो उसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम ट्रेड बाजुका का इस्तेमाल करेंगे। ये होता क्या है, ट्रेड बाजुका क्या है कि आप सिर्फ टैरिफ नहीं लगाएंगे, जो देश आपसे जबरदस्ती कर रहा है, आपके ऊपर कोएर्सन कर रहा है, जो आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, उसके ऊपर आप सिर्फ टैरिफ ही नहीं लगाएंगे, उसको कंप्लीट आप पूरे ईयू के एरिया से, 27 कंट्रियों का जो एरिया है उससे आप उसको बाहर कर देंगे। किस किस चीज़ से बाहर करेंगे? अगर वो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, उसके बैंकिंग में अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। वो किसी भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अगर उसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो भी बैन कर दिए जाएंगे। सोशल मीडिया का नेटवर्क है तो वो भी बैन कर दिया जाएगा। इस टाइप की चीज़ें जो कि काफ़ी एक्सट्रीम, काफ़ी हार्श इकोनॉमिक मेजर्स आपके खिलाफ लिया जा सकता है अगर ईयू के खिलाफ कोई कोएर्सन करेगा तो ये उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, और ये 2021 में ही इस इंस्ट्रूमेंट का इजाद हुआ है जो ईयू यूज करेगा एक्सट्रीम सिचुएशंस में। जापान डीप सी माइनिंग का बिगनिंग किया है। जापान डीप सी माइनिंग शुरू कर दिया है कि हम डीप सी माइनिंग के द्वारा चाइनीज मोनोपोली को, लैंड बेस्ड जो मोनोपोली चाइना ने जो रखा है, हम एक डीप सी माइनिंग के द्वारा मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जापान का ये इनिशिएटिव है। उसके बाद अगर आप देखें तो क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, क्वाड के जो मेंबर्स हैं इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज का जो नेटवर्क है जिसको हम लोग कहते हैं कि क्वाड, एशियन नाटो जिसको चाइना कहता है, इन चारों ने मिलके क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव लिया। इसमें इंडिया है, इसलिए इसको थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि चारों कंट्रीज के पास इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, उस चारों को स्किल को इस्तेमाल करके हम इस चाइनीज डोमिनेंस को काउंटर कर सकते हैं। इस चाइनीज डोमिनेंस को हम काउंटर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो ऑलरेडी आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के पास माइनिंग एक्सपर्टीज है और उसके पास रेयर अर्थ है भी, तो वो एक्सट्रैक्टर के रूप में काम करेगा, वो माइनिंग का काम करेगा। वर्ल्ड लीडर इन लिथियम एंड रेयर अर्थ माइनिंग, ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड लीडर ऑफ लिथियम एंड रेयर अर्थ माइनिंग में लीडर है। उसके पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है माइनिंग की, उसने काफ़ी रिफाइंड टेक्नोलॉजी है। जापान द रिफाइनर, जैसे चाइना के पास प्रोसेसिंग टेक्निक है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को सेपरेट करना और उससे मैग्नेट बनाना, ये एक्सपर्टीज जापान के पास है। जापान द रिफाइनर, वो रिफाइन करके एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकता है और उससे फिर मैग्नेट बनाया जा सकता है। तो सेपरेट करना ही डिफिकल्ट है, उसमें काफ़ी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है। चाइना कैसे कर पाया? तो उसके पास जो लेबर स्टैंडर्ड्स थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है। पॉल्यूशन के ऊपर कोई उसको आवाज़ नहीं उठा सकता क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। तो उसने चीप लेबर, गवर्नमेंट डी एनवायरमेंट रेगुलेशन को दरकिनार करते हुए और काफ़ी माइनिंग किया और चीज़ों के ऊपर वर्चस्व डोमिनेट किया। इंडिया को कहा जा रहा है कि हब के रूप में काम कर सकता है। इसके पास मिडिल लेवल प्रोसेसिंग का टेक्निक है, हाई लेवल नहीं है लेकिन मिडिल लेवल प्रोसेसिंग टेक्निक जरूर है। हमारे पास मैन पावर है, टेक्निकल मैन पावर हमारे पास है। स्किल्ड मैन पावर जो है, जिनके पास स्किल है, उसमें वो कर सकते हैं। तो ये R&D में आप
हेल्प कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में इंडिया काम कर सकता है। तो इंडिया इंडिया भी देखिए कि कंट्रीब्यूट करेगा इसमें। मिड स्ट्रीम प्रोसेसिंग कैपेसिटी तो है ही, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टैलेंट पूल है हमारे पास। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टैलेंट पूल आज इंडिया के पास है। तो R&D और आपको मैन पावर देने में इंडिया कैपेबल है। चौथा जो यूएसए है, यूएसए के पास सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर है। अगर एटलीस्ट अगर आप डिफेंस में देखेंगे तो उस मैग्नेट का, हाई पावर्ड मैग्नेट का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो आज के डेट में यूएस है। और उसके पास फिनेंशियल मसल भी है, तो पैसा वो इन्वेस्ट कर सकता है। ये चार मिलके अगर चाहे तो चाइना को काउंटर कर सकते हैं। इसमें सब अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग काम करें तो चाइना के डोमिनेंस को काउंटर किया जा सकता है। तो ये अपने आप में क्वाड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चाइनीज डोमिनेंस के खिलाफ ये काम कर सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है और इसकी क्या स्ट्रेटजी है। इसको मैंने एक पेज में समराइज कर दिया है आपके लिए। इसमें अगर आप देखेंगे कि इंडिया ने जो किया है कि सबसे पहले आप देखिए कि प्राइमरी गोल जो है, हम लोग आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं। तो बिल्डिंग अ फुल एंड टू एंड डोमेस्टिक वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं हम लोग। आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया करना चाहते हैं। तो सबसे जो मेन गोल है कि हम आत्मनिर्भर कैसे हों, और एटलीस्ट इन टू सेक्टर्स, दैट इज डिफेंस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें जो यूज होते हैं मैग्नेट्स, उसमें हम कैसे आत्मनिर्भर हो जाएं। इसके लिए इंडिया ने प्राइमरी गोल रखा है कि हम इस तरह से आत्मनिर्भरता करेंगे। पैसे की जहां हम बात करें तो ऑलमोस्ट $4.1 बिलियन इन नेक्स्ट 7 years इंडिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट 34,300 crores। इसमें गवर्नमेंट भी है और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं जो आपके इन्वेस्ट करेंगे। तो इतना पैसा इन्वेस्ट होगा आने वाले 7 सालों में। ट्रेड स्ट्रेटजी क्या होगी कि ये जितने भी क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, इससे बने हुए जो मैग्नेट्स हैं, उसके ऊपर हम जीरो कस्टम ड्यूटी रखेंगे, ताकि जो इंपोर्ट हो रहा है वो कॉस्टली नहीं हो, वो सस्ता हो। अदरवाइज अगर उसके ऊपर आप ड्यूटी रखेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इंडियन कंज्यूमर के लिए महंगा होगा। तो ये आपका ट्रेड स्ट्रेटजी है कि जीरो कस्टम ड्यूटी ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स टू लोअर इनपुट कॉस्ट फॉर लोकल इंडस्ट्री। लोकल इंडस्ट्री जो ईवी के हैं, ऑटोमोबाइल के हैं, उनका कॉस्ट कम होगा, इसके लिए हमने जीरो कस्टम ड्यूटी रखा है। इनोवेशन की बात करें तो टेलिंग रिकवरी पॉलिसी, रिकवरिंग आरईज फ्रॉम ओल्ड माइन वेस्ट एंड अर्बन माइनिंग। अर्बन माइनिंग आजकल आपने बज़वर्ड देखा होगा। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। जितने कंज्यूमर्स हैं, इतने सारे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीविज़न का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप्स हैं, इन सब में कहीं ना कहीं रेयर अर्थ के मैग्नेट्स, जहाँ भी सेंसर हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। इवन हार्ड डिस्क ड्राइव में अगर आप देखें, स्टोरेज में मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट से बने होते हैं। इन सब को आज ई वेस्ट को आप कलेक्ट कीजिए, उनको रिसाइकल कीजिए, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके आप जो सप्लाई गैप है उसको फुलफिल कर सकते हैं। 90% डिपेंडेंस जो चाइना के ऊपर है उसको थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। अपने ई वेस्ट को अर्बन माइनिंग के द्वारा ई वेस्ट को रिसाइकल करके, रीप्रोसेस करके रेयर अर्थ की सप्लाई को आप थोड़ा सा एटलीस्ट चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम कर सकते हैं। ग्लोबल रीच की बात करें, जिसको आप मिनरल डिप्लोमेसी भी कई बार कहा जा रहा है, इसमें आपका काबिल ज्वाइंट वेंचर के नाम से है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसने अक्वायर किया है एसेट्स इन अर्जेंटीना, इन ऑस्ट्रेलिया और ग्लोबल साउथ में। ये क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर काम करने के लिए ये काबिल ज्वाइंट वेंचर बनाया गया है। इसको ग्लोबल वर्ल्ड ओवर माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं और माइनिंग करना है, प्रोसेसिंग एक्सट्रैक्ट करना है चीज़ों को। तो ये ज्वाइंट वेंचर है जिससे को आप कह सकते हैं कि इंडिया का मिनरल डिप्लोमेसी के लिए बनाया गया है। R&D में अगर फोकस देखें तो 1000 पेटेंट्स गोल रखा गया है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर सेपरेशन एंड रिफाइनिंग बाय 2030 तक हम लोग कई सारे पेटेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर आप पेटेंट्स की भी बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कॉपीराइट्स और पेटेंट्स इन इस RE के फील्ड में है वो चाइना के पास है। तो वो भी एक आप कह सकते हैं कि एक चाइना डोमिनेटिंग पोजीशन में उसमें भी है। लेकिन इंडिया के साथ जो इंडिया में जो क्रिटिकल मिनरल्स अवेलेबल है मोनाजाइट सैंड में, जैसे मैंने आपको बताया, केरला में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है,
गुजरात में है, झारखंड में भी है। इसमें एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ भी ये मोनाजाइट सैंड में ये आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसके साथ में रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी पाए जाते हैं थोरियम के रूप में। अब इसमें समस्या क्या हुई, इंडिया के पास एक झिझक है कि हम कैसे ये प्राइवेट प्लेयर्स को इसके माइनिंग राइट्स को हम दे सकते हैं। अगर प्राइवेट प्लेयर्स को देंगे तो वो थोरियम भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, हो सकता है वो इलीगली उसको सेल भी करें। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल रखना चाहता है इंडिया, चाहता है कि पब्लिक सेक्टर के डोमेन में ही रहे, प्राइवेटाइजेशन हम इसको नहीं करें। यहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया इंडिया, और 7 क्रिटिकल मिनरल्स में ही प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया है, और रिमेनिंग चीज़ों को पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रखा हुआ है। तो इंडिया के पास मिनरल्स अवेलेबल हैं, काफ़ी अबंडेंट है, लेकिन वही है कि उसका हमने एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग टेक्निक जो है उसको डेवलप करने में अभी हमें बाकी है। रिफाइनिंग टेक्निक जो है हमें सीखनी है, तो इसमें हम जापान से कोलैबोरेट करके, आंध्रा में एटलीस्ट हमने ये काम स्टार्ट भी कर दिया है, अम, आंध्र प्रदेश के रीजन में। तो जापान हमारे लिए एक फ्रेंडली हमारा रिलेशन है, जापान के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। और इस चाइना के डोमिनेंस से जापान भी प्रभावित है, इंडिया भी प्रभावित है, तो किसी तरह से इस डिपेंडेंसी को कम करना है ताकि हम आत्मनिर्भर सही मायनों में हो सके, सेल्फ रिलायंट सही मायनों में हो सके। अब आज की क्लास में इतना ही है। रेयर अर्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक एंगल जो है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में आपको ये दिखाना पड़ेगा, और कैसे ये इसके ऊपर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स हो रहा है, यूएस का जो एंगल है, चाइनीज़ डोमिनेंस है, इससे निजात पाने के लिए ब्रिक्स ब्रिक्स में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें तो खैर चाइना भी है, रशिया भी है, ब्राज़ील है जिसके पास काफ़ी रिजर्व हैं जहां इंडिया कोऑपरेट कर सकता है। क्रिटिकल मिनरल पूल बनाने की बात हो रही है कि हम लोग जिसके पास भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसका एक पूल बनाया जाए, और ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंट हो, इस तरह से शॉक ना लगे चाइनीज़ डोमिनेंस की वजह से। तो सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाना ये पर्पस है इंडियन डिप्लोमेसी का, और इसी पर्पस के साथ फॉरेन पॉलिसी में आगे बढ़ना है इंडिया को। आज की क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। धन्यवाद आप सबों का, तहे दिल से आभार। थैंक यू।